बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 8.10 स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस करेंगे। स्टेशनरी वेव्स बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हैं। देखिए, हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में डिस्कस किया था कि व्हेन टू वेव्स क्रॉस ईच अदर द फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन इज प्रोड्यूस्ड। अब सुपरपोजिशन में हमारे पास तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स को डिस्कस किया था कि व्हेन वेव्स हैव सेम एम्पलीट्यूड same frequency traveling the same direction then the interference will occur. Second हमारे पास क्या था? Beats. When waves have same amplitude traveling the same direction but have slightly different frequencies cross each other then beats are produced. तो ये हमारे पास हो गया सेकंड सुपरपोजिशन का फिनोमेना। और थर्ड हमारे पास यहाँ पर है सुपरपोजिशन का फिनोमेना दैट इज कॉल्ड द स्टेशनरी वेव्स इन विच टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड but traveling in the opposite direction are called the stationary waves. ऐसी waves कि जिनमें आपका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों वेव्स की क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट हैं। These type of superposition are called the stationary waves. अब स्टेशनरी वेव्स की जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखें, स्टेशनरी वेव्स के बारे में आपको ये बता दूं कि ये देखें, ये मेरे पास जो ऊपर वाली डॉटेड वेव है ये इस तरह से राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, जबकि ये वाली वेव जो है ये कहाँ जा रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। राइट, तो देखें दोनों का हमारे पास एम्पलीट्यूड देखें, ये जो होता है ना डिस्टेंस फ्रॉम मीन पॉइंट टू द एक्सट्रीम पॉइंट, ये जो मेरे पास क्रस्ट है, क्रस्ट का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। राइट, तो दोनों का एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम है। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, बिल्कुल सेम है। दोनों की फ्रीक्वेंसी भी आपको दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम नजर आ रही है। सो इस तरह की वेव जिनमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है लेकिन डायरेक्शन टोटली अगेंस्ट है एक दूसरे के, तो इस तरह की वेव्स हमारे पास क्या कहलाती हैं, स्टेशनरी वेव्स कहलाती हैं। या फिर देखें, आपने प्रोग्रेसिव वेव्स पढ़ी थी ना, प्रोग्रेसिव वेव्स का ऑपोजिट भी हम लोग कह सकते हैं स्टेशनरी वेव्स को। प्रोग्रेसिव वेव्स या ट्रैवलिंग वेव्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि waves in which energy can travel from one point to another that are called the progressive or traveling waves, but the stationary waves are defined as the waves in which no energy will transmit from one place to another are called the stationary waves. Stationary waves का मतलब ही बेसिकली देखें, साइंसेस के अंदर स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ अपनी जगह पे। राइट, तो स्टेशनरी वेव्स का मतलब ये है कि ऐसी वेव है जो कि अपनी जगह पे रुकी हुई है। तो जब वेव अपनी जगह पे रुकी हुई है तो वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकती है। तो ऐसी वेव जो कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करवा रही हैं, दीज सब वेव्स आर कॉल्ड द स्टेशनरी वेव्स। इसको हम लोग जो है अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसकी। देखें, ये हमारे पास जो है वो आपको देखें एक वेव की देखें ये नजर आ रही है वेलोसिटी, दूसरी वेव की यहाँ से आ रही है। अब देखें बेटा, जितना एम्पलीट्यूड इस वेव का है उतना ही एम्पलीट्यूड इस वेव का है, लेकिन देखें ये हमारे पास देखें ये क्रस्ट में आ रहा है और ये देखें ये हमारे पास जो है ये क्या करेगा, जब क्रॉस आउट करेगा एक दूसरे को तो देखें ये मेरे पास क्या बन रहा है, इसका क्रस्ट बनेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन बन जाएगी। यानी कि दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, लेकिन जब ये एक दूसरे को क्रॉस आउट करेंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेशनरी वेव्स बन जाएंगी। वजह स्टेशनरी वेव बनने की ये है कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि दो वेव्स जिनकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी है तो सेम लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों की ऑपोजिट है, तो कौन सा फिनोमेना बनेगा, स्टेशनरी वेव्स का फिनोमेना बनेगा कि जिसके अंदर हमारे पास जो है ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। क्योंकि देखें यहाँ पर हमारे पास रिड्यूस करेंगे, सॉरी, क्योंकि हमारे पास जो है आउट ऑफ फेस जो है हमारे पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हम लोग जो है उसको डिस्कस करते हैं। देखें, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू प्लेन वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग अ सेम लाइन। देखें, ये भी इसी लाइन में आ रही है, ये भी इसी लाइन में आ रही है। राइट, लेकिन इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम। तो जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी यानी कि सुपरपोज करेंगी, तो इनकी हमारे पास जो है वो इस तरह की शेप बनेगी। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी वेव्स हैं, यानी कि वेव्स दो पॉइंट के दरमियान रुकी हुई हैं, यहाँ से बाहर नहीं जा रही हैं, तो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकेंगी। तो इस तरह की वेव्स को हम लोग कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। आगे चलते हैं। देखें, व्हेन टू वेव्स क्रॉस ईच अदर, जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस आउट करेंगी, दे सुपरपोज एंड एज अ रिजल्ट द स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस ड्यू टू व्हिच द होल कॉर्ड वाइब्रेट इन वन लूप। देखें, स्टेशनरी वेव्स हमारे पास जब भी बनती हैं तो हमारे पास जो है लूप्स बनते हैं। जैसे आपको यहाँ पर वन लूप बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो इनके रिजल्ट में, मतलब इनकी जो क्रॉसिंग के रिजल्ट में हमारे पास क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेंगे इन वन लूप। हेयर द वेव फॉर्म डज नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ आइदर द इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव। देखिए, यहाँ से आपकी जो वेव है
ना वो इंसिडेंट वेव की जो है वो डायरेक्शन में जा रही है, ना ही रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन में जा रही है। देखिए ये इंसिडेंट वेव है, अब लेट कर लें कि ये इस तरह जा रही है, ये जाके फिक्स एंड से टकराएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ना ही वेव आपकी इंसिडेंट डायरेक्शन में कहीं जा रही है, ना ही रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन में कहीं जा रही है, तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के अंदर ही मौजूद है। तो इस तरह की वेव्स को हम लोग कहते हैं स्टेशनरी वेव, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टेशनरी वेव्स। सही। अच्छा जी, अब इसमें हम लोग जो है देखें बेटा, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दो बातें हमने यहां पर गौर से समझ लेनी है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक्स हमारे पास आ रहे हैं उनमें ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नोड्स, नोड्स क्या होते हैं? देखें स्टेशनरी वेव्स के अंदर, स्टेशनरी वेव्स के अंदर हमारे पास नोड वो पॉइंट कहलाता है कि जहां पर हमारे पास एम्पलीट्यूड जीरो होता है। राइट, देखें यहां पर हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो, या हमारे पास जो मीन पॉइंट के ऊपर जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द नोड्स। और अगर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी नोड्स। मिनिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स। सही है। एंटी नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। सही। अब इस बात को अपने हमेशा ध्यान में रखना है बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स है दीज आर कॉल्ड द नोड, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट यानी कि जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज कॉल्ड द एंटी नोड्स। राइट, तो पहले नोड्स को हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं। देखें, द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड विच डू नॉट वाइब्रेट एट ऑल आर कॉल्ड नोड्स पॉइंट एट जीरो डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ऐसे पॉइंट जो कि जीरो डिस्प्लेसमेंट के मौजूद हैं, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इस तरह के पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। सही है, रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो फिर एंटी नोड क्या हो जाएंगे, ऐसे पॉइंट कि जहां पर आपका जो है वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द एंटी नोड्स रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो द मिड पॉइंट बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, दो नोड्स के दरमियान का जो पॉइंट है जहां पर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इस तरह के पॉइंट को हम लोग कहते हैं एंटी नोड पॉइंट्स एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय ए। सही। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे पॉइंट्स के जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दीज आर कॉल्ड द नोड, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, दीज आर कॉल्ड द एंटी नोड्स। अब हम इनके डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, वन क्रस्ट टू अनदर आर कॉल्ड द वन वेवलेंथ। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वन वेवलेंथ कहलाता है। लेकिन अब आप यहां देखिएगा कि एक नोड से अगर आप दूसरे नोड की बात करेंगे तो ये आपके पास क्या है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ है ना। इस वाले नोड से इस वाले नोड की अगर आप बात करेंगे, ये तो क्या है, ये आपके पास हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। राइट, तो नोड टू नोड डिस्टेंस हमारे पास कितना होता है, वेवलेंथ का हाफ होता है, लैम्डा बाय 2। ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसफुल नोड्स इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा बाय 2। देखें ये कंप्लीट वेवलेंथ है, ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट वेवलेंथ है। लेकिन हम क्या करें, हम नोड टू नोड, देखें एक नोड ये है, एक नोड ये है, तो नोड टू नोड डिस्टेंस देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो जाएगा, यानी कि वेवलेंथ का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर आप इसको एंटी नोड को देखेंगे तो एंटी नोड्स क्या है, हाफ का भी हाफ है, यानी कि क्या हो जाएगा, लैम्डा का 4th टाइम हो जाएगा। राइट, तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस फ्रॉम नोड टू नोड की, तो मेरे पास जो वेवलेंथ है वो कितनी है, हाफ। और अगर मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम नोड टू एंटी नोड, तो ये क्या हो जाएगा, वेवलेंथ का हाफ से भी हाफ, यानी कि वेवलेंथ का क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। देखें 1/4 टाइम्स वेवलेंथ हो जाएगा, स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग इन वन लूप। तो ये इंपॉर्टेंट है, बड़ी हमारे लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। हाफ ऑफ द वेवलेंथ कैसे है, देखिए ये हमारे पास एक कंप्लीट वेवलेंथ है, ये पूरी हमारे पास एक कंप्लीट वेवलेंथ है। राइट, तो हम यहां तक के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द वेवलेंथ, क्योंकि ये कंप्लीट है तो ये क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो जाएगी। और अगर मैं यहां से लेके इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक के डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये इसका भी हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, वेवलेंथ का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। इसी को मजीद डिस्कस करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स और एंटी नोड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ। राइट, यानी कि ये दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द हाफ ऑफ द वेवलेंथ। राइट, और अगर आप नोड और एंटी नोड के डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हमारे पास कितना है, लैम्डा बाय 4। and the distance between one node and antinode is equal to 1/4 of the wavelength। अभी इसको हम लोग डिस्कस करके आ चुके। सही, when the wiggling frequency increase twice to the initial frequency। wiggling frequency का मतलब ये कि जिससे आप इसको जो है वाइब्रेट करवा रहे हैं। देखिए अगर आप रबर बैंड को सेंटर से वाइब्रेट करवाते हैं तो आपको एक लूप जनरेट होता हुआ नजर आता है। अगर रबर बैंड को आप जो है 1/4 टाइम से करवाएंगे तो आपको जो है वो 2 लूप्स नजर आएंगे। अगर आप 1/6 डिस्टेंस से करवाएंगे तो आपको 3 लूप्स नजर आएंगे। तो दीज फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड द विगलिंग फ्रीक्वेंसी, जिनके अंदर आपको लूप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि व्हेन द विगलिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ट्वाइस द इनिशियल फ्रीक्वेंसी 2 लूप्स आर प्रोड्यूस।
फ्रीक्वेंसी को आप ट्वाइस कर दोगे तो आपके पास 2 लूप्स बनेंगे। दिस इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक। ये जो सेकंड हमारे पास जो 2 लूप्स बनते हैं ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि अभी देखिए यहां हमारे पास जो वो 1 लूप बन रहा था, सही, इसको हम कहते हैं, इसमें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी को दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हमारे पास 2 लूप्स बन रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहेंगे सेकंड हार्मोनिक। 3 लूप्स बन रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड हार्मोनिक। 4 लूप बनेंगे तो उसको क्या कहेंगे, फोर्थ हार्मोनिक। तो इसको हम लोग यही कह रहे हैं कि सिमिलरली इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 3, 4 एंड nf, द स्टेशनरी वेव्स ऑफ थर्ड, 4 एंड nth हार्मोनिक आर सेट अप एंड द कॉर्ड विल वाइब्रेट इन 3, 4 एंड n लूप्स। यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी विगलिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हो तो आपके पास जो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाएंगे, और लूप्स जितने हमारे पास बनेंगे उसी को हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर 1 लूप है तो 1 फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सही। और अगर हमारे पास जो है वो 2 लूप्स बन रहे हैं तो सेकंड हार्मोनिक, 3 लूप्स बन रहे हैं तो थर्ड हार्मोनिक। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास थी स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। इसके बाद सॉरी स्टेशनरी वेव्स की हम बात करें, फिर हम लोग जो है वो आगे चलेंगे, स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर चलेंगे, सही। तो ये हमारे पास था स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, सही। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।